नींद व उससे जुड़े हुए कई सवाल, जैसे हम सोते क्यों हैं, हमें सपने क्यों आते हैं इत्यादि, हमेशा से हम इंसानों के लिए एक रहस्य व जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। सोने के क्षेत्र से जुड़े हुए गहन वैज्ञानिक अध्ययन वर्ष 1929 से पहले शुरू नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लीप की मैकेनिज्म से जुड़े आवश्यक उपकरणों व तकनीकों का आविष्कार तब तक नहीं हो पाया था। सोने के पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे आवश्यक उपकरण EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, जो कि ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। इस उपकरण के साथ आई मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम, मसल्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम, हार्टबीट्स की मॉनिटरिंग के लिए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तथा रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए स्ट्रेन गेज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम EEG टेक्नोलॉजी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैंस बर्जर द्वारा डेवलप की गई। हमारे ब्रेन में अरबों खरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में सूचना भेजते और रिसीव करते हैं। EEG के द्वारा इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा की गई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले इन्हें पेन द्वारा मूविंग चार्ट पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता था, किंतु अब ये काम कंप्यूटर करता है। EEG की तकनीक कुछ ऐसे काम करती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करने के लिए दो इलेक्ट्रोड्स स्कैल्प से जुड़े हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी के कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और जिससे उत्पन्न होने वाले वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को EEG द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बर्जर ने अपने सोने से संबंधित प्रयोगों द्वारा जाना कि जब कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और वह जब जागता है तो EEG मशीन दोनों मामलों में डिफरेंट पैटर्न शो करती है। सोने के समय मशीन स्लो हाई एम्पलीट्यूड वेव रिकॉर्ड करती है और जागने के समय फास्ट लो एम्पलीट्यूड वेव। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कॉन्सर्ट हॉल में हैं और अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। ऑडियंस में बैठे हजारों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपको ये आवाज़ें कैसी सुनाई देंगी? एक शोर की तरह, है ना? किसी एक की बात को भी आप सही से नहीं सुन पाएंगे। इसे वाइट नॉइस कहते हैं। जब हम जागे हुए होते हैं तो EEG पैटर्न कुछ ऐसा ही बनता है। अब कॉन्सर्ट हॉल में परफॉर्मेंस शुरू होती है, ऑडियंस शांत हो जाती है और म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करते हैं। तब आप एक मधुर ध्वनि सुनते हैं जिसमें तारतम्यता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन मिलकर इस तरह अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं कि उसमें सिंक्रोनाइजेशन रहे। हमारे सोने का EEG पैटर्न कुछ ऐसा ही है। इस तरह सोते समय प्राप्त होने वाला EEG पैटर्न सिंक्रोनाइज्ड और जागने का पैटर्न डिसिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न यह बताता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स स्लो रिदमिक पैटर्न में साथ में फायरिंग कर रहे हैं, जबकि डिसिंक्रोनाइज्ड पैटर्न बताता है कि एक जागा हुआ मस्तिष्क बहुत सारी अनरिलेटेड चीज़ें एक साथ कर रहा है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वैज्ञानिकों ने इस बात को जानने में दिलचस्पी ली कि आखिर ब्रेन के कौन से हिस्से व्यक्ति के सोने और जागने के लिए उत्तरदायी हैं। दो फिजियोलॉजिस्ट हॉरेस मैगून और जोसेफ मरूजी ने अपने प्रयोगों द्वारा पाया कि ब्रेन स्टेम के कुछ खास हिस्सों में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने पर EEG सिंक्रोनाइज पैटर्न डिसिंक्रोनाइज पैटर्न में बदल जाता है, जैसे कि यह एक स्विच की तरह हो और ये हिस्सा शरीर के किसी भी सेंसरी या मोटर पाथवे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और ऐसा इससे भी स्पष्ट है कि मात्र अलार्म की आवाज़ से भी व्यक्ति सिंक्रोनाइज से डिसिंक्रोनाइज अवस्था में आ जाता है, मतलब कि जाग जाता है। मैगून और मोरोजी ने बिल्ली के ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स द्वारा स्टिमुलेट कर उसे जगाए रखने का प्रयोग कर दावा किया कि ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जागृत अवस्था में रखता है, अतः व्यक्ति जागता रहता है। उन्होंने इस हिस्से को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा।
वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति के चलते आज हम जानते हैं कि ब्रेन के इस हिस्से में एक अलग प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि सोने और जागने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस दौरान मैगून और मुरोजी बिल्ली को जागृत रखने वाले उसके ब्रेन के हिस्से को आइडेंटिफाई कर रहे थे, लगभग उसी समय नोबेल प्राइज विजेता स्विस फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर हेस ने ठीक इसके उल्टे ब्रेन के उस हिस्से को आइडेंटिफाई किया जो जब स्टिमुलेट किया जाता है तो वह बिल्ली को सुलाए रखता है, और इस तरह वह बिल्ली की ब्रेन एक्टिविटी को डिसिंक्रोनाइज पैटर्न से सिंक्रोनाइज पैटर्न में ले आता है। असल में ब्रेन का यह हिस्सा थैलमस कहलाता है। थैलमस एक स्विच बोर्ड की तरह काम करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले सिग्नल्स को ग्रहण कर उन्हें दिमाग के ऊपरी हिस्से कॉर्टेक्स के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। इस तरह मैगून, मुरोजी और हेस के प्रयोगों द्वारा यह बात सामने आई कि हमारे दिमाग का एक पर्टिकुलर हिस्सा हमें जगाने व सुलाने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 1950 के दौरान नैथानियल क्लिटमैन ने सोने की प्रक्रिया को सही से समझने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की स्लीप साइकिल का कई रातों तक अध्ययन किया। क्लिटमैन और यूजीन एसेरेंस्की ने पहले से अनदेखा किए गए एक नए फेनोमेना को ऑब्जर्व किया। उन्होंने गौर किया कि कभी कभी सोने वाले व्यक्ति की आंखें सोने पर भी चलती रहती हैं। इसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति लगभग पूरी रात सोते वक्त लगभग 4-5 बार रैपिड आई मूवमेंट अवस्था से गुजरता है, जिसमें कभी आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूमती हैं तो कभी धीमे धीमे। बाद के अध्ययनों से पता चला कि ईईजी मशीन पर रैपिड आई मूवमेंट के समय दिखने वाला पैटर्न भी डिसिंक्रोनाइज पैटर्न की तरह है, जैसा कि तब होता है जब हम जागे हुए होते हैं। अतः वैज्ञानिकों को स्लीप को 2 भागों में बांटना पड़ा, रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप को डिसिंक्रोनाइज या एक्टिव स्लीप कहते हैं, वहीं नॉन रेम स्लीप को सिंक्रोनाइज या क्वाइट स्लीप भी कहते हैं। खोजकर्ताओं को इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात का पता चला। उन्होंने जब अच्छी सिंक्रोनाइज नींद लेने वाले मतलब नॉन रेम स्लीप वालों से उनके सपनों के बारे में पूछा तो वे अपने सपनों के बारे में कुछ ज़्यादा न बता सके। उन्हें कुछ सही से याद न था। जबकि डिसिंक्रोनाइज रेम स्लीप वालों से सपनों के बारे में पूछने पर उनमें से कई न केवल सपनों को याद करने में सफल हुए, बल्कि उनके सपने भी बहुत विविड व अजीब थे। अतः रेम स्लीप को ड्रीमिंग स्लीप के नाम से भी जाना जाने लगा। ऐसा नहीं है कि नॉन रेम स्लीप में सपने आते ही नहीं, पर रेम स्लीप में अधिक इमोशनल, विविड व बिजार ड्रीम्स आते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो रेम स्लीप को नॉन रेम स्लीप से अलग करती है वह है मसल एटोनिया। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मसल टोन। जब हम आराम भी करते हैं तो भी मसल्स टेंशन क्रिएट करती हैं, जिसके कारण पोस्चर मेंटेन रहता है। ये मसल टेंशन नॉन रेम स्लीप में रिड्यूस हो जाती है, लेकिन रेम स्लीप में यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। मतलब कि एक तरह से पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। रेम स्लीप में जहाँ एक ओर वेकफुलनेस होती है तो वहीं दूसरी ओर शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। अतः इसे पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवस्था में जहाँ एक ओर ब्रेन में इंटेंस एक्टिविटी हो रही होती है तो वहीं दूसरी ओर आई मसल्स और डायफ्राम को छोड़कर शरीर का मोटर फंक्शन काम नहीं करता। आपने कभी देखा होगा कि जब बिल्ली अपने सिर को पैरों पर रखकर सिर को सीधा किए हुए सोती है तो मतलब कि वह अभी भी नॉन रेम स्लीप में है, क्योंकि उसका पोस्चर मेंटेन है। लेकिन जब उसका सिर भी गिर जाता है तो उसकी बॉडी फ्लैसिड हो जाती है और वह रेम स्लीप में पहुंच जाती है। रेम स्लीप में शरीर की मसल का ब्रेन से संपर्क टूटने के कारण ही जब हम सोते हुए ऐसे सपने देखते हैं जिसमें हम भाग रहे होते हैं तो असल में हम उठकर दौड़ने नहीं लगते। किंतु कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर के कारण कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, जिसे सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। स्लीप वॉकिंग स्लीप साइकिल की नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्लो वेव स्लीप अवस्था के दौरान घटित होती है। इसी तरह जब कभी कभी सपने में हमारा कोई पीछा कर रहा होता है और हमें भागना होता है
इसी समय अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहे हैं, जैसे वह पैरालाइज हो गया हो। ऐसे में कभी कभी हमें भयंकर दर्द का अनुभव होता है। इसी कारण कुछ लोग इसे प्रेत बाधा इत्यादि से भी जोड़ने लगते हैं। इसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। नॉर्मली जब हम दौड़ते हैं तो हमारे ब्रेन को हमारे पैरों की मसल से फीडबैक मिलता रहता है। फीडबैक इस बात का सिग्नल भेजता है कि हम दौड़ रहे हैं। लेकिन जब सपने में मसल्स पैरालाइज होती हैं तो फीडबैक एग्जिस्ट ही नहीं करता। अतः रेम स्लीप में ब्रेन एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जबकि नॉन रेम स्लीप एक ऐसी नींद है जिसमें ब्रेन शांत रहता है लेकिन शरीर के अन्य भागों से उसका संपर्क नहीं टूटता, मसल्स मूवमेंट होता रहता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मॉरिसन और जॉन हेनरिक द्वारा बिल्ली पर एक हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। दिमाग की ब्रेन स्टेम का वह हिस्सा जो रेम स्लीप के दौरान मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इनहिबिशन के लिए उत्तरदायी होता है को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन को लीजन कहते हैं। यह लीजन कई तरीकों से, जैसे ब्लेड के द्वारा उस पर्टिकुलर हिस्से को हटा के या इलेक्ट्रोड्स के द्वारा पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करके या एग्जैक्ट लोकेशन में केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। बिल्ली में किए गए इस प्रकार के सेलेक्टिव लीजन के बाद बिल्ली के सोने पर अध्ययन किया गया। जब बिल्ली नॉन रेम स्लीप में रहती तो उसके सोने में कोई अंतर नहीं था, लेकिन नॉन रेम स्लीप से रेम स्लीप में जाते समय उसका सिर झुकने के बजाय तन जाता, जैसे कि वह किसी चीज़ पर ध्यान दे रही हो। उसकी आंखें खुल जाती, ऐसा लगता कि मानो वह किसी चीज़ को देख रही है जो वहाँ नहीं है। वह पंजे भी चलाती और वह जब फिर नॉन रेम स्लीप अवस्था में आती तो शांति से सोती रहती। क्या ये बिल्ली जो सपना देख रही थी वह उसे सच में कर रही थी? लगता तो ऐसी ही है, पर इसकी पुष्टि हम बिल्ली से पूछकर तो नहीं कर सकते। कभी कभी स्ट्रॉन्ग मोटर कमांड रेम स्लीप के मोटर इनहिबिशन को तोड़ देती है। अगर कभी आपने किसी कुत्ते को सोते हुए देखा हो तो आप नोटिस करेंगे कि बीच बीच में सोते हुए उसके पलकों के नीचे उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। ये रेम स्लीप है। और कभी कभी उसके पंजे या पैर झटके के साथ हिलते हैं। शायद वह सपने में किसी बिल्ली का पीछा कर रहा हो। ज़रूरी बात यहाँ यह है कि कुछ मसल कमांड मोटर इनहिबिशन को तोड़ देती है, जो कि रेम स्लीप के दौरान मसल एटोनिया क्रिएट करती है। हम एक साधारण रात को सोते समय नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप के कई चरणों से कई बार गुजरते हैं। जागृत अवस्था से सोने के पहले चरण में नॉन रेम स्लीप व्यक्ति को जागृत से सोने की ओर ले जाने के लिए चेंजओवर का काम करता है। हल्की नींद के इस कुछ मिनटों के समयांतराल में हार्ट बीट, ब्रीदिंग, आई मूवमेंट्स धीमी हो जाती हैं और मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं। नॉन रेम स्लीप के सोने के दूसरे चरण में व्यक्ति लाइट स्लीप से डीपर स्लीप में प्रवेश करता है। शरीर का ताप कम हो जाता है और आई मूवमेंट्स रुक जाती हैं। ब्रेन वेव एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। सोने के नॉन रेम स्लीप का तीसरा व चौथा चरण डीप स्लीप का पीरियड है। एक अच्छी नींद के लिए व सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस करने के लिए यह डीप स्लीप बहुत आवश्यक है। रात्रि के पहले पहर में व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक इस अवस्था में रहता है। इस अवस्था में हार्ट बीट व ब्रीदिंग सोने के पूरे साइकिल में सबसे लोएस्ट लेवल पर होती है। मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं और इस अवस्था में व्यक्ति को जगाना और मुश्किल होता है। ब्रेन वेव और भी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। सोने का अगला चरण रेम स्लीप का है। साधारणतया नींद पड़ने के लगभग 90 मिनट के बाद रेम स्लीप पहली बार अकर करती है। बंद पलकों के नीचे आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगती हैं। ब्रेन वेव की एक्टिविटी लगभग जागृत अवस्था की एक्टिविटी के समान हो जाती है। व्यक्ति तेजी से सांस लेने लगता है। हार्ट बीट रेट व ब्लड प्रेशर लगभग जागृत अवस्था की वैल्यूज़ के निकट पहुंच जाता है। ज़्यादातर सपने इसी अवस्था में घटित होते हैं। शरीर टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट न कर पाए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है,
रेम स्लीप का पीरियड घटता रहता है।